हमने योर प्रोसेसेस अभी पढ़े हैं, तो द डिफरेंस बिटवीन योर टाइप्स एंड योर प्रोसेसेस इज समथिंग डिफरेंट, आप दोनों को एक साथ एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। योर टाइप्स डिफरेंट होते हैं और योर प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं। प्रोसेसेस वो होते हैं कि जिस बेस पे आपकी हाइड्रोकार्बन की रिकवरी हो रही है। टाइप वो होता है कि उसमें फिर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, एंड ऑल दैट ना। सो आप क्योंकि टाइप्स जनरली आपको हर जगह मिल जाएंगी कि भाई ये पॉलीमर टाइप है एक यूआर का, या सरफेक्टेंट फ्लडिंग एक टाइप है, या गैस फ्लडिंग एक टाइप है। हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे और प्रोसेसेस में सबसे पहले मोबिलिटी कंट्रोल है, उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस है, फिर मिसिबल प्रोसेसेस हैं, फिर थर्मल है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस। अभी ये जो 4-5 मेजर प्रोसेसेस है, वी विल डिस्कस दोस। So just keep that in mind कि type is different thing and process is different thing. Previously these definitions were applicable कि आप अगर पॉलीमर का टाइप बता रहे हो तो उसमें सिर्फ आप पॉलीमर यूज कर रहे हो, बट दैट्स नॉट द केस एनी मोर। अब ऐसा नहीं होता। अब आपके डिफरेंट मेथड्स कंबाइन हो चुके हैं। मतलब जो डिफरेंट टाइप्स थे पहले यूआर के कंसिडर किए जाते थे, अब वो टाइप्स मतलब एक ही फ्लडिंग में, एक ही वेल में आप दो दो टाइप्स कंबाइनली भी यूज कर रहे होते हो। सो क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है इट्स बीन अल्टर्ड। सो हम उसको एज यूआर प्रोसेस पढ़ते हैं अब, कि नीचे जो मैकेनिज्म हो रहा है, जिस प्रोसेस की तहत आपकी रिकवरी हो रही है, वो कौन सा है। सो इन फर्स्ट इट सेज दैट मोबिलिटी कंट्रोल प्रोसेस। अब मोबिलिटी रेशियो आपको पता होना चाहिए। I believe that you guys have studied that in your previous prerequisites. Uh, but to be easy, let me give you the little idea about mobility control। कि आप जो भी फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हो, वो नीचे जो डिस्प्लेसिंग फ्लूइड है, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, जो ऑयल है आपका, जो हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर के, वो कितना डिस्प्लेस हो रहे हैं, आपने कितना वॉल्यूम इंजेक्ट किया और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो मोबिलिटी रेशियो होता है। और मोबिलिटी रेशियो हमेशा हम 1 से कम रखते हैं, क्योंकि अगर 1 से मोबिलिटी रेशियो बढ़ जाएगा, इट मीन्स कि आपने जो भी फ्लूइड नीचे रिजर्वायर में इंजेक्ट की है, वो हाइड्रोकार्बन्स को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही और वो खुद बाईपास होके वेलबोर पे आ रही है। अगर मोबिलिटी रेशियो 1 से कम वैल्यू आ रहा है, इट मीन्स अब 50-50 है ना, कि आपका जितना भी अमाउंट आप इंजेक्ट कर रहे हो वो उतना ही अमाउंट पुश कर रही है, या उससे थोड़ा सा कम, बट इट्स पुशिंग सम अमाउंट देयर ना। सो मोबिलिटी रेशियो इज बेसिकली द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। As the name implies, the mobility ratios are those that are based primarily on maintaining favorable mobility ratios to improve the magnitude of EV. अब आपके ईवी, अगेन वी स्टडीड डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसीज के। हमने दो टाइप्स पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी के, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। तो ईवी आपका मैक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी होती है, या वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी आप इसको कहते हैं। तो मोबिलिटी रेशियो का मतलब यहाँ पे इसने सिर्फ ईवी हमने लिखा हुआ है, बट ओवरऑल इन केस के जो जनरल ई होता है उसको हम इम्प्रूव कर रहे थे, दोनों को। दोनों जो डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसीज होती हैं, दोनों को हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं, और तभी हम फेवरेबल मोबिलिटी रेशियो एक्वायर कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक का वो इसलिए फोकस करते हैं कि इसमें दोनों डिस्प्लेसमेंट्स कवर होती है, वर्टिकल और एरियल। तो नॉर्मली हम इसलिए ईवी लिखते हैं। सो एग्जांपल्स आर थिकनिंग ऑफ वाटर विद पॉलीमर्स। मोबिलिटी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वाटर फ्लडिंग तो हमने कर दी, बट वाटर फ्लडिंग से आउटकम्स प्रॉस्परस नहीं आ रहे, और ऑयल को बाईपास कर रहा है, और रिकवरी इंप्रूव नहीं हो रही है। सो व्हाट वी डू, वी यूज डिफरेंट पॉलीमर्स विद वाटर। हम उस पानी की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं,
और एंड रिड्यूसिंग गैस मोबिलिटी विद फोम्स। इसी तरह जब हम गैस फ्लडिंग कर रहे होते हैं, कोई भी गैस इंजेक्ट करते हैं, तो वो गैस भी उन थ्रोट से मूव कर जाती है जहां से उसको स्पेस मिलती है, और ऑयल वहीं का वहीं रह जाता है। सो हम क्या करते हैं, उस गैस में एक एडिटिव एजेंट्स ऐड करते हैं और उसको फोम में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी इंजेक्ट इट। तो वो फिर उन एरिया से भी ऑयल को स्वीप करता है जहां से previously उसने bypass किया हुआ था। So chemical processes are those in which certain chemicals such as surfactants, alkaline agents are injected to use a combination of phase behavior and IFT reduction to displace oil, thereby improving ED. So what it says now कि आप different polymers use करते हो, different chemicals use करते हो, like surfactants या alkaline agents use करते हो। अब इनका काम क्या होता है, कोई ना कोई मैकेनिज्म नीचे वो प्ले कर रहे होते हैं, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो। जैसे आप पॉलीमर यूज कर रहे हो तो उसका मैकेनिज्म रियोलॉजी बेस्ड है, और अगर आप सरफेक्टेंट यूज कर रहे हो तो उसका मैकेनिज्म फेस बिहेवियर है कि आपकी आईएफटी अल्ट्रेशन होती है, रिडक्शन होती है आईएफटी की। So so each and every chemical or material plays a different part in a particular mechanism which is responsible for improving oil recovery ना। तो यहाँ पे ये ईडी का मिसाल दे रहा है। अब यहाँ पे ईडी का मिसाल इसलिए है और ऊपर हमने ईवी की डिस्कशन इसलिए की कि अब जो ये रिएक्शंस हो रही हैं नीचे रिजर्वायर में इन मटेरियल्स से, विच आर सर्फेक्टेंट्स और डिफरेंट दूसरे जो अल्कलाइन एजेंट्स हैं, वो जाके उनके पोर स्पेसेस में अंदर जाके रिएक्ट कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अल्ट्रेशन देख रहे होते हो तो वो आपकी ईवी होती है, दैट्स माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। तो कहीं पे वो जिन पोर स्पेसेस में व्हाट वी से कनेक्टिविटी है और आपकी सरफेक्टेंट्स मूव कर रहे हैं, वहां पे आप ये अल्ट्रेशन देख रहे हो। फिर आप कोई ऐसे एरियाज देखोगे जहाँ पे ये बाईपास हो रही है, तो उन एरियाज में आपकी ईडी अचीव नहीं हो रही है। सो यू विल देन हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर। एक तो ईवी की आपकी ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट का आपको पता लग रहा है, और ईडी से आपको पता लग रहा है कि कौन से स्पॉट्स हैं, कौन से जोन्स हैं जहाँ से ये मैकेनिज्म जो है या ये जो आईएफटी रिडक्शन है या फेज बिहेवियर है वो हो रहा है, और किन किन स्पॉट्स में नहीं हो रहा। So in some cases, mobility control is also a part of chemical process, providing the potential of improving both EV and ED. Overall, mobility control depend कर रहा होता है EV and ED पे, कि आप दोनों डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करो ताकि ओवरऑल जो मोबिलिटी रेशियो है वो फेवरेबल कंडीशंस में चले। So in miscible processes, the objective is to inject fluids that are directly miscible with the oil or that generates miscibility into the reservoir through composition alteration। अब इसमें फिर फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं आपके जो केमिकल इंजेक्शन मेथड्स होते हैं। तो उसमें एक तो मिसेबल मेथड्स हैं और दूसरे इमिसेबल मेथड्स हैं। मिसेबल मेथड्स वो होते हैं कि जब आप उनको रिजर्वायर में इंजेक्ट करते हो उन केमिकल्स को, तो वो जाके आपके हाइड्रोकार्बन से मिक्स हो जाते हैं केमिकली। और जब वो मिक्स हो जाते हैं तो एक फेज, डिफरेंट फेज बनता है। तो फेज बिहेवियर अपना रोल प्ले करता है वहां पे, इमल्जन बन जाती है एक। अब वो जो इमल्जन होती है वो एक कंबाइंड फॉर्म होता है। इमल्जन तो खैर नहीं कह सकते उसको हम, बट इट्स मिसेबल फ्लूइड, एक मिसेबल फ्लूइड होती है। तो जब वो उसके साथ केमिकली आपका केमिकल रिएक्ट कर जाता है ऑयल के साथ या जो भी हाइड्रोकार्बन्स नीचे है, और फिर उसको पुश कर, वो उसको अपने साथ कैरी करके वेलबोर से वेलबोर की तरफ ट्रैवल करता है। तो अब मिसेबिलिटी की बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसमें दोनों ईवी और ईडी दोनों कवर हो रहे होते हैं, कि वो जो मिसेबिलिटी हो रही है वो पूरे स्पेसिस में हो रही है और वो स्वाइप कर रहा है पूरे एरिया को। तो ईवी एंड ईडी दोनों अचीव होते हैं इसमें। तो इमिसिबल फ्लूइड्स फिर वो होते हैं कि
जिसमें आप का जो केमिकल है, जो मटेरियल है, वो मिक्स नहीं होता आपके हाइड्रोकार्बन से। इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग वो उसको डिस्प्लेस कर रहा होता है। जैसे ऑयल, आप मिसाल देखने, जैसे पानी और ऑयल होते हैं, आप वो दोनों मिक्स नहीं हो रहे, दीज बोथ आर इमिसिबल फ्लूइड्स। तो इसी तरह रिजर्वायर में आप ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट करते हो जो आपके हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिक्स नहीं होते। अब सरफेस की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, और सब सरफेस में जब जहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पे बिहेवियर्स डिफरेंट हो जाते हैं किसी भी फ्लूइड के। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो सरफेस पे जैसा वो बिहेव कर रही है, रिजर्वायर में भी फिर वो वैसा ही बिहेव करे। सो डिपेंड्स आप कौन सा केमिकल कौन सी कंपोजिशन के साथ और किस रिजर्वायर में इंजेक्ट कर रहे हो। सो एवरी रिजर्वायर इज बिहेविंग डिफरेंटली compared to other reservoir. Sorry for the disturbance, there was sound outside. तो ऐसे केमिकल्स जो इमिसिबल होते हैं, वो सिर्फ एक आपकी एफिशिएंसी को फोकस कर रहे होते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक हो गई या ईडी हो गया। तो इन मोर केसेस वो उनका ईवी पे फोकस होता है। जैसे आपका पॉलीमर है, वो मोबिलिटी रेशियो को ईवी के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है। वो हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे इसको। बट इन जनरल केसेस आपका वो मेथड जो मिसेबल मेथड है, जो दोनों एफिशिएंसीज को कंट्रोल कर रहा है और उनके थ्रू आपके मोबिलिटी रेशियो को कम कर रहा है और आपकी रिकवरी रेट को बढ़ा रहा है, सो इट मींस दैट इज द मोर एफिशिएंट मेथड ना। सो एग्जांपल्स आर इंजेक्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स और CO2। अब ये जो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स हैं, कोई भी सॉल्वेंट्स जो हाइड्रोकार्बन में मिक्स हो जाते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। या CO2 कि CO2 भी, अच्छा, CO2 की खासियत ये है कि वो मिसेबल फ्लूइड भी होती है और इमिसिबल फ्लूइड भी होती है। वो मिक्स भी हो जाती है, और आप उसको अगर किसी कंडीशंस में यूज करो तो वो इमिसिबल भी बिहेव करती है। सो अगेन फेज बिहेवियर इज अ मेजर फैक्टर इन द एप्लीकेशन ऑफ सच प्रोसेसेस। तो मोबिलिटी रेशियो का थोड़ा सा आइडिया ये है कि आपकी जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपका अल्टीमेट गोल यही होता है कि आपके रिजर्वायर में जो हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है, बाय एनी मीन्स बाय एनी मेथड्स यू नीड टू प्रोड्यूस देम। तो आप फिर डिफरेंट मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर रहे होते हो, डिफरेंट पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे होते हो, रिजर्वायर की बिहेवियर को डिस्कस कर रहे होते हो, फ्लड की बिहेवियर को डिस्कस कर रहे होते हो। सो फिर अल्टरनेटिवली आप कोई ऐसा मेथड ऑप्ट करते हो जो कि आपकी मैक्सिमम रिकवरी दे उन रिजर्वायर कंडीशंस पे, जो कि रिजर्वायर का टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसमें जो सैलिनिटी है, उसकी जो हेट्रोजेनिटी है या अनकन्फर्मिटीज है या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, सबकी बेस पे आप वो ऑप्टिमाइज्ड मेथड पे यूटिलाइज करते हो। इसी तरह फिर थर्मल प्रोसेसेस होते हैं, वो के थर्मल प्रोसेसेस रिलाई ऑन द इंजेक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी और इन सिटू जनरेशन। अब दो चीज़ें इसमें होती है जनरली, या तो आप स्टीम इंजेक्ट कर रहे होते हो या फिर फायर फ्लडिंग करते हो नीचे। जनरेशन ऑफ हीट, मकसद ये होता है टू इम्प्रूव ऑयल रिकवरी। स्टीम इंजेक्शन एंड इन सिटू कंबशन फ्रॉम एयर और ऑक्सीजन इंजेक्शंस आर एग्जांपल्स। क्या आप स्टीम इंजेक्शन कर रहे हो तो भी आप रिजर्वायर को हीट कर रहे होते हो, कि आपके जो हैवी हाइड्रोकार्बन्स हैं आप उनको प्रोड्यूस करवाते हो, ताकि जब उनको हीट मिलती है, दे मॉलिक्यूल्स बिकम वॉलेटाइल, और फिर वो अपनी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से विस्कोसिटी चेंजेस आते हैं और फिर वो प्रोड्यूस होता है। तब वो जो आप हीट ट्रांसफर कर रहे होते हो, वो जनरली या तो आप स्टीम इंजेक्शन से करते हो या फिर इन सिटू कंबशन। अब नीचे आपकी ऑक्सीजन नहीं होती है, आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इंजेक्ट करते हो या एयर इंजेक्ट करते हो, तो एयर में भी ऑक्सीजन होती है, तो वो एज अ एजेंट नीचे फ्लेयर के लिए यूज होती है। तो अल्ट्रेशन ऑफ ऑयल विस्कोसिटी, favorable phase behavior, and in some cases chemical reactions are the primary mechanisms leading to improved oil recovery.
अब ये तीन चीजें हम डिस्कस कह रहे हैं, एंड दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ योर मेथड। कोई भी योर मेथड होगा, उनमें ये इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज लाजमन होगी, जो कि उसका मैकेनिज्म होगी ऑयल रिकवरी के लिए। जैसे आपकी अल्ट्रेशन ऑफ ऑयल विस्कोसिटी है, वाटर विस्कोसिटी नहीं कह रहा यहाँ पे। हम जो पानी में पॉलीमर ऐड करते हैं और फिर उसकी विस्कोसिटी को इंप्रूव करते हैं, दैट्स द अनदर केस। सेइंग अल्ट्रेशन ऑफ ऑयल विस्कोसिटी, ये जैसे हमने थर्मल मेथड में पढ़ा कि हम उस रिजर्वायर को हीट दे रहे हैं, उस रिजर्वायर को टेम्परेचर दे रहे हैं, और उस टेम्परेचर की बेस पे वो अपनी विस्कोसिटी को चेंज कर रहा है। और जब से ही उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है तो वो मोबाइल हो जाता है और स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस। फेज बिहेवियर हो रहा है जिसमें आपकी IFT अल्ट्रेशन हो रही होती है, एंड वेटेबिलिटी अल्ट्रेशन है, तो डिफरेंट फेज बिहेवियर्स हो रहे होते हैं, क्योंकि आपका नीचे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और आप रिजर्वायर प्रेशर से बढ़ के केमिकल को इंजेक्ट करते हो, ये रिजर्वायर प्रेशर से कम करोगे तो वो तो नीचे जाएगी नहीं फ्लूइड। तो आपने हमेशा रिजर्वायर के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करा था, और आप किसी भी रिजर्वायर में, इट मीन्स दैट यू आर फोर्सफुली इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू फ्लूइड which will interact with the fluid which is already present in the reservoir। तो वहाँ पे जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, और केमिकल अल्ट्रेशन डिफरेंट हो रही होती है। मैं जो सरफेस पे मतलब हम चीज़ें जनरल या एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कर रहे होते हैं, तो इन सब सरफेस में उनका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है वेरी फ्रिक्वेंटली। सो केमिकल अल्ट्रेशंस भी हो सकती हैं कि आपका जो इंजेक्शन केमिकल है या इंजेक्शन फ्लूइड है, आइदर इट इज मिसेबल फ्लूइड और इमिसेबल फ्लूइड, के न सिर्फ के वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करे, बल्कि जो रिजर्वायर में दूसरी चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे पानी हो गया, सॉल्ट हो गया, कोनेट वाटर है, तो इनके साथ अब अगर वो केमिकल रिएक्ट कर रहा है और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट डिफरेंट आता है, तो वहाँ पे अगर वो सॉल्ट और पानी के साथ मिक्स होकर कोई ऐसा केमिकल वहाँ पे डेवलप हो रहा है नीचे कि वो आपके रिजर्वायर के लिए हार्मफुल है, या both there can be both the cases, whether it can be beneficial or it can be the loss of material। तो ये सारे मेथड्स नीचे प्ले कर रहे होते हैं अपना रोल बेस्ड ऑन देयर केमिकल्स, और अल्टीमेटली किसी न किसी मैकेनिज्म के थ्रू हम ऑयल को रिकवर कर रहे होते हैं। क्योंकि अब कन्वेंशनल में यू शुड दिस कीप दिस इन ऑलवेज इन योर माइंड के कन्वेंशनल मेथड अब नहीं है। आई मीन द प्राइमरी सोर्स जो रिजर्वायर का था, वाटर ड्राइव था या गैस कैप था या कुछ भी था, वो अब नहीं है। एंड आपने ऑलरेडी वाटर फ्लडिंग की हुई है, मतलब आपने एक फ्लडिंग पैटर्न भी चलाया हुआ है। so these your methods must or they need to play their role, कि आपकी जो पिछली हिस्ट्री है उसको देखना होता है, वाटर फ्लडिंग की हिस्ट्री को देखना होता है, देन व्हाट यू आर इंजेक्टिंग। और आपको ये हमेशा डर लगा रहता है कि ये हमारे जो केमिकल्स हैं, क्योंकि वो बहुत यू आर आप FIP प्रोजेक्ट्स अभी कर रहे होंगे, सो यू माइट बी जिनका एक्सपेरिमेंटल काम है और केमिकल परचेजिंग का काम है, यू आर अवेयर दैट आप थोड़ा सा भी केमिकल परचेज कर रहे हो तो वो इतना महंगा आपको मिलता है। सो हम रिजर्वायर के वॉल्यूम जितना केमिकल इंजेक्ट करते हैं, मतलब रिजर्वायर का वॉल्यूम कितना बड़ा होता है, उसके लिए कितना अमाउंट आपको उन केमिकल्स का चाहिए। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव जॉब। सो पीपल आर अफ्रेड कि ये केमिकल्स जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं ये ज़ाया ना हो जाए और कोई भी रिकवरी ना आए। इट्स पॉसिबल एंड इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स। सो द प्लानिंग फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके अलावा दूसरे भी मेथड्स बहुत सारे हैं, सॉरी, इसमें माइक्रोबायल बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। माइक्रोबायल में आप डिफरेंट बैक्टीरियाज और जैसे एल्जाई हो गया या दूसरे बैक्टीरियाज हो गए, वो आप इंजेक्ट करते हो, और CO2 इंजेक्ट करते हो, इमिसिबल CO2। अच्छा, पहले हमने CO2 पढ़ा था, मिसेबल था, और अभी हम पढ़ रहे हैं इमिसिबल CO2।
सो क्योंकि CO2 की ये खासियत है कि आप अगर उसको कोई भी ऐसा रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर उस रिजर्वायर का ज़्यादा है, सो जब आप CO2 उसमें इंजेक्ट करते हो विथ वेरी हाई प्रेशर, जब उसको आप वेरी और ज़्यादा प्रेशर के साथ इंजेक्ट करते हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर मिक्सेबल फ्लूइड बन जाती है। CO2 फिर मिक्स हो जाती है आपके हाइड्रोकार्बन के साथ। और इसी तरह अगर रिजर्वायर का टेम्परेचर कम है और आप कम प्रेशर इंजेक्ट कर रहे हो CO2 का, तो वो फिर जैसे पानी डिस्प्लेस कर रहा होता है, इसी तरह फिर CO2 भी आपके ऑयल को डिस्प्लेस कर रही होती है। So CO2 is playing both parts in miscibility and immiscibility as well. The mining of resources at a shallow depths, application of nanomaterials. तो nanomaterials के applications बहुत ज़्यादा आजकल काम हो रहा है इस पे। UR में आप हर मेथड के साथ नैनो पार्टिकल लगा रहे हो। Researchers are very keen or very enthusiastic regarding these materials कि उनका कहना ये होता है कि नैनो पार्टिकल्स जो है वो आपके करंटली जितने भी प्रॉब्लम्स UR के चल रहे हैं उन सब का सलूशन है। और प्रॉब्लम से मुराद कि आपका पॉलीमर डिग्रेड हो जाता है, आपका सर्फेक्टेंट के इंजेक्टिविटी इश्यूज होते हैं, या कितने भी मेथड्स हैं उन सब की कोई ना कोई लिमिटेशंस है। तो ये सारी लिमिटेशंस नैनो पार्टिकल्स से ने कवर की हुई होती हैं। So, because nanoparticle is not included in your course or in your course outline, so we will not go in detail, but it's very interesting topic, so you should study yourself। okay, क्योंकि आप लिटरेचर रिव्यू भी अभी करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स FYP के नैनो पार्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। यू शुड हैव क्लियर आइडिया दैट व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स FYP में किसी और का प्रोजेक्ट उठा लिया और कॉपी कर लिया और ऐसे काम चला लिया, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू। एटलीस्ट बेटा प्लीज होल्ड ऑन, अजान आ रही है, अजान पूरी हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स के
नैनो मटेरियल्स जो हैं वो आजकल जितने भी यू आर टेक्निक्स हैं, यू आर मेथड्स हैं, वो उन सब में ये यूज होते हैं। और देखिए एप्लीकेशन आजकल, आई मीन फील्ड एप्लीकेबिलिटी तक नहीं है, बट ये है कि पायलट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट यू आर प्रोसेसेस में आप नैनो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं। सो इसकी लिमिटेशंस अभी बहुत ज़्यादा है, एंड यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन दैट whosoever इज यूजिंग नैनो पार्टिकल्स, कि आप जो भी नैनो पार्टिकल्स यूज कर रहे हो वो क्यों यूज कर रहे हो, उनकी सिलेक्शन वही नैनो पार्टिकल क्यों है, और क्या आपने स्टेबिलिटी टेस्ट क्यों है, कि सरफेस एरिया कितनी है, आप उसका उसको आप पानी में यूज कर रहे हो, पॉलीमर में यूज कर रहे हो, सर्फेक्टेंट में यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह होनी चाहिए कि उसमें क्यों आप यूज कर रहे हो, ऑयल में क्यों नहीं कर रहे हो, हाइड्रोफिलिक नैनो पार्टिकल क्यों यूज कर रहे हो, हाइड्रोफोबिक क्यों नहीं यूज कर रहे हो। सो there are number of I mean applications of these nanoparticles na? So still a lot of research is going on in that aspect, but practically we do not have that much facilities here in Pakistan to go for these nanoparticles ना। हमारे पास वो हमारे पास वो नैनो पार्टिकल, वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो मेथड्स नहीं है, वो टेक्निक्स नहीं है जिनसे हम नैनो पार्टिकल्स को हैंडल कर सके। बट स्टिल not something is better than nothing, so at least someone is having an idea about that material, that what's their application is, and uh, how we are going to use those materials in coming future. तो बहुत सारे different processes भी और भी हैं, so they are not in scope right now, so we will discuss later on. So the classification scheme, it says, is not altogether satisfactory in that there is a certain lack of precisions in the terms used. For example, chemical process is one category, but chemicals clearly are used in all processes. Also, there is some overlap in mechanisms between the categories. So it's saying the same thing which we discussed earlier, कि इनके जितने भी टाइप्स हैं, हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं वो टाइप्स अलग हैं और प्रोसेसेस अलग हैं। जैसे आप कोई भी एक केमिकल यूज कर रहे हो, तो वो केमिकल आपका केमिकल इंजेक्शन में भी यूज हो सकता है, थर्मल इंजेक्शन में भी केमिकल यूज हो सकता है, मुख्तलिफ आप सॉल्वेंट्स यूज कर रहे होते हो, और इसी तरह दूसरे भी मेथड्स में आप केमिकल्स यूज कर सकते हो। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि केमिकल इंजेक्शन में ही आप केमिकल यूज करोगे। So, वो जो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है नैनो पार्टिकल यूआर मेथड्स की, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। सो इट सेज दैट मैकेनिज्म्स में भी ओवरलैप हो रहा होता है, कि आप दो से तीन केमिकल्स यूज कर रहे हो ऐसे जिनका मुख्तलिफ मैकेनिज्म है, कोई अल्टर आईएफटी अल्टर कर रहा है, कोई फेज बिहेवियर चेंज कर रहा है, कोई उसकी रियोलॉजी को अल्टर कर रहा है, कोई आपकी वेटेबिलिटी को अल्टरेशन कर रहा है। सो डिफरेंट मैकेनिज्म्स भी मौजूद हैं एक ही इंजेक्शन प्रोफाइल में ना। So for example, the chemical processes rely on phase behavior and at least a limited solubility between the different fluids, which is similar to the miscible process. तो ये कह रहा है कि इसमें मिसाल ये होता है कि आप ऐसे मेथड्स यूज कर रहे होते हैं जिसमें वो फ्लूइड पार्शली मिसेबल होती है, लेकिन वो उसको हम मिसेबल फ्लूइड नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट नहीं, कुछ अमाउंट जो केमिकली रिएक्ट हो रहा होता है उस केमिकल के साथ, हाइड्रोकार्बन्स, वो फेस बिहेवियर चेंज करते हैं, मीन्स दे आर मिसेबल बट अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो अगेन उसमें दोनों चीजें आ जा, आई मीन दोनों मैकेनिज्म्स उसमें प्ले हो रहे होते हैं, मिसेबिलिटी एंड इमिसिबिलिटी एज वेल एट द सेम टाइम टुगेदर। सो यू कैनॉट क्वांटिफाई और जस्टिफाई दैट कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है यूआर रिकवरी के लिए, या कोई एक पर्टिकुलर केमिकल जो हमने यूज किया है वो रिस्पॉन्सिबल है
So every chemical plays its part, and every mechanism is being performed by different chemicals which you are injecting. So now, as you can see in this diagram, a widely applied mobility control process is the polymer augmented water flood shown in figure 1.2. अब इन इस फिगर में अगर आप देखें तो वाटर फ्लड में क्या हो रहा है कि आपने ये पहली पॉइंट यहाँ पे जो पहली पॉइंट है ये आपकी वाटर फ्लड में इंजेक्शन पॉइंट है जहाँ से इंजेक्शन शुरू होती है फ्रॉम एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ फर्स्ट वाटर फ्लड। तो कोने से आपकी इंजेक्शन शुरू हुई पानी की। जैसे ही आपने पानी इंजेक्ट किया तो अब ये ऑयल को डिस्प्लेस करना शुरू कर रहा है, बट पानी की ये खासियत है कि वो ऑयल को बाईपास कर लेता है और क्विकली आपकी ये जो टॉप राइट पे फिगर में है वो आपका प्रोड्यूसिंग वेल है, तो वहां पे पानी क्विकली पहुंच जाता है और लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड एंड व्हाट पानी जो है वो बाईपास कर जाता है ऑयल को और फिर वेल बोर पे आ जाता है। बट अगर आप उसमें पॉलीमर ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करता है, वर्टिकली एज वेल एज एरियली आपकी जो ईवी है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, उसको इम्प्रूव करता है और एक फ्रंट बनाता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रंट मैं आपको बताता आ रहा हूँ ना। सो दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट फ्रंट जो कि पॉलीमर वाला है। तो ये फिर सारे एरिया को एरियली एंड वर्टिकली स्वीप कर रहा होता है कि आपका रिजर्वायर फिर जो अनस्वेप्ड जोन्स थे या वर्जिन जोन्स थे उनको भी अप्रोच करता है और वहां से ऑयल को डिस्प्लेस करवाता है। तो ये जो फ्रंट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये पीछे से जो उसको पॉलीमर को ड्राइविंग फोर्स दे रहा है वो पानी है। अच्छा, पानी अब पॉलीमर को बाईपास भी नहीं कर पा रहा क्योंकि पॉलीमर ज्यादा विस्कस है। तो ये एक फ्रंट स्वाइपिंग फ्रंट बन रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रंट बन रहा होता है जो आपके ऑयल को डिस्प्लेस कर रहा होता है। So in a typical application, a solution of partially hydrolyzed polyacrylamide polymer and brine at a concentration of few hundreds to several hundreds of ppm is injected to displace oil and associated water towards production wells. तो हम इसको अराउंड फ्यू हंड्रेड, 300, 500, 400, 1000, 2000 ppm तक पॉलीमर यूज करते हैं। कंसंट्रेशन जो होती है पॉलीमर की ना कि उसको कितना कंसंट्रेटेड बनाना है, उस पॉलीमर को कितना गाढ़ा बनाना है, मिसाल के तौर पे ऐसा समझ लें कि उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आप अगर उसको इंजेक्ट कर रहे हो तो वो अंदर जाए ही ना और सॉल्युबिलिटी इश्यूज हो जाए और इंजेक्शन प्रॉब्लम्स आ जाए, और इतना भी लाइट नहीं हो कि वो पानी की तरह बाईपास हो जाए। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज इन दैट। तो इसके लिए हम फिर डिफरेंट मेथड्स करते हैं। पॉलीमर्स के लिए हम CSC वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल एसोसिएटिव कंसंट्रेशन होती है, और इसी तरह सर्फेक्टेंट्स के लिए CMC वैल्यू निकालते हैं जिसका जो कि क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन होती है। तो वो जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑप्टिमाइज कंसंट्रेशन होती है, फिर आप उसी कंसंट्रेशन को फॉलो कर रहे होते हो। सो इट कैन बी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ppm, जिसका काम ये होता है कि जो आपका जो ये फ्रंट बन रहा है पॉलीमर फ्लड में, ये फ्रंट से आगे जो पानी है और ऑयल का मिक्सचर है उसको प्रॉपरली डिस्प्लेस करता जाए और आपके प्रोडक्शन वेल्स की तरफ वो, अब यहाँ से अगर ये पॉलीमर और वाटर्स को पुश करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे जहाँ भी स्पेस उसको नजर आएगी वो वहाँ मूव करने की करेंगे। आप ऑयल और वाटर जो उसके साथ मिक्स है तो वो फिर आपके प्रोडक्शन वेल से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। So it says the size of polymer sludge might be as much as 50 to 100% PV and might be varied in composition.
अब यहाँ पे ये 50 से 100% पीवी कह रहा है, मतलब हमने जैसे प्रीवियस मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी, इसमें मुख्तलिफ वॉल्यूम्स में इंजेक्शन हम कर रहे थे। सो अब 50% मीन्स आधा पीवी के रिजर्वायर का जितना वॉल्यूम है उसका आधा वॉल्यूम हमने उस केमिकल का इंजेक्ट करना है। किसी केसेस में आप 100% वॉल्यूम इंजेक्ट करते हो, मतलब जितना रिजर्वायर का वॉल्यूम है, जितना भी वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम आप उस केमिकल का इंजेक्ट करते हो। तो दैट इज द हाईएस्ट पॉलीमर कंसंट्रेशन यूज्ड is injected for a period of time followed by a sludge at successfully lower concentrations। और उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ स्लजेस इंजेक्ट करते हो। जैसे आपने पहले पानी इंजेक्ट किया, वाटर फ्लडिंग थी, फिर पॉलीमर इंजेक्शन थी, फिर पानी इंजेक्शन, फिर आपका सरफेक्टेंट इंजेक्शन, फिर आपके पीछे चेस वाटर। तो ये मुख्तलिफ स्लजेस भी आप यूज़ कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि एक ही केमिकल आप यूज़ कर रहे हो। पॉलीमर और सरफेक्टेंट का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पहले पॉलीमर को अलग इंजेक्ट करो, फिर पानी, फिर सरफेक्टेंट, या आप सरफेस पे पॉलीमर और सरफेक्टेंट को मिक्स कर लो। तो नॉर्मली हम स्लजेस बना रहे होते हैं और वो स्लजेस अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। पॉलीमर गया, उसने रियोलॉजी के बेस पे एरिया को स्वीप किया, जो ऑयल नहीं स्वीप हो पाया, फिर सरफेक्टेंट गया, उसने रिमेनिंग ऑयल को स्वीप करने की कोशिश की। सो मुख्तलिफ स्लजेस होते हैं और इनके पीछे हमेशा हम एज अ ड्राइविंग फोर्स या पुशिंग फोर्स ब्राइन या उसी वेल का पानी या जो भी वाटर का सोर्स होता है वो वाटर हम उसमें इंजेक्ट कर रहे होते हैं, और वो एज अ ड्राइविंग फोर्स इस पॉलीमर या सरफेक्टेंट या जो भी स्लजेस है उनको पुश कर रहा होता है। So it says that polymer solutions are designed to develop a favorable mobility ratio between the injected polymer solution and oil water bank being displaced ahead of the polymer। बस इसमें भी जो मोर और लेस वो सेम डिस्कशन है कि आपने जो पॉलीमर डिजाइन किया हुआ है वो आप फेवरेबल मोबिलिटी रेशियो को कंट्रोल करते हो। अब अगर आप पहली फिगर में देखें तो जितना अमाउंट आपने इंजेक्ट किया, क्या उतना अमाउंट डिस्प्लेस हुआ? इफ यू सी इन द फिगर कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा जगहों पे है और उसने वेलबोर को अप्रोच कर लिया। अब जितना भी हमने ये पानी डिस्प्लेस किया है, ये ऑयल जो था पहले इस एरिया में मौजूद था, अब ये दूसरी एरियाज में जहाँ पे अनस्वेप्ड जोन्स थे, जहाँ पे आपका ऑयल मूव हो सकता था, वहां पे मूव हो गया और वेलबोर पे मूव नहीं हुआ क्योंकि पानी ने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया था वेलबोर को और वेलबोर से पानी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑयल ऑयल इज लाइट डेंसर, पानी ज्यादा डेंस है ऑयल से, तो वो फर्दर उसमें मूव कर रहा है। सो मोबिलिटी रेशियो यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। इसी तरह अगर आप पॉलीमर फ्लडिंग में देखें तो मोबिलिटी रेशियो कंट्रोल के जितना अमाउंट आपने इंजेक्ट किया है उतना ही अमाउंट आपका प्रोड्यूसिंग वेल से प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये जो रेशियो है डिस्प्लेसिंग फ्लूइड और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, ये मोबिलिटी कंट्रोल है बेसिकली। और पॉलीमर के साथ आपका मोबिलिटी रेशियो जो है वो डिक्रीज होता है और आपकी रिकवरी रेट इम्प्रूव होता है। एंड इफ हम शुरू में क्योंकि वाटर फ्लडिंग करते हैं और वाटर फ्लडिंग से 10%, 5%, 2%, 8% रिकवरी हो जाती है। सो कोई कोई रिजर्वायर्स ऐसे होते हैं जिनमें फिर दूसरे केमिकल्स भी काम नहीं करते। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन selecting any material, and before that you need to study that reservoir in detail, that how it will behave if we inject any particular fluid in that. So it says the purpose is to develop a more uniform volumetric sweep efficiency of the reservoir, both vertically and aerially, as shown in figure for 1/4 of 5 spot pattern। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड की फिगर है, मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आपने 5 स्पॉट मॉडल बनाया था और उस 5 स्पॉट मॉडल में फिर आपने पानी की इंजेक्शन की पहले, फिर आपने पॉलीमर की इंजेक्शन की। तो पॉलीमर की जो मोबिलिटी रेशियो है वो डिफाइन है कि वो लेस है
water flooding से. So in a conventional water flood, if the mobility ratio is unfavorable, the water tends to finger by the oil and to move by the shortest path toward the producing wells. This effect is amplified by reservoir geologic heterogeneities. अब आप अगर वाटर फ्लड में ऊपर वाली जो फिगर है उसको देखें कि ये वाटर फिंगरिंग हो रही है कि ये कहाँ से पानी ज्यादा आगे मूव कर गया है, कहाँ से पानी थोड़ा सा आगे मूव हुआ है, फिर ये मुख्तलिफ वेव्स हैं इसमें. तो ये जो चीजें हैं ये रिजर्वायर के कन्फर्मेंस कंट्रोल की वजह से होती है कि रिजर्वायर का जो एरिया कितना परमिएबल ज्यादा है, कहाँ पे कहीं पे परमिएबिलिटी कम है उसकी, तो वो पानी फिर उस हिसाब से वहां पे मूव करता है. और कहीं पे आगे जाके उसको पोर थ्रोट अगर बिल्कुल स्मॉल मिल रहे तो वो वहां पे जाके रुक जाता है. बट अल्टीमेटली ऑयल को बाईपास करके वेलबोर तक आ जाता है वेरी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो ठीक है, आप वाटर फ्लडिंग कर रहे हो. अच्छा, वाटर फ्लडिंग भी एफिशिएंट होती है कि वो पानी आपके ऑयल को डिस्प्लेस कर रहा है और पानी हेवियर फ्लड है तो ऑयल मजबूर है उसकी सुनने के लिए. और जब वो पानी आपका एक पर्टिकुलर लेवल तक जाके आपकी मोबिलिटी रेशियो को अचीव करता है तो आपने ये देखना होता है कि हाउ मच अमाउंट यू हैव रिकवर्ड. सो इज इट फीजिबल नाउ टू गो फॉर एनी योर मेथड या फिर उसको छोड़ देना है. तो यू आर अगर वाटर फ्लडिंग से कम रिकवरी हुई है तो आप फिर यू आर पे शिफ्ट हो जाते हो और डिफरेंट केमिकल्स या डिफरेंट मेथड्स आप यूज करते हो in order to decrease the mobility value and increase your production. तो any questions beta up till now? सर बहुत है आज के लिए. आज के लिए बहुत है. समझ क्या है ये तो पूछना. मैंने ये थोड़ी कहा कि और पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ. मैंने कहा कि if you have any questions. सुबह 8:30 से पढ़ रहे हो या बस सिर्फ बैठ के सुन रहे हो? क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. अब I don't know whether it was a good idea or bad idea that your classes went online, but इनिशियली जो लेक्चर्स होते हैं उसमें बेसिक्स डिस्कस की जाती हैं. सो वी आर डिस्कसिंग बेसिक्स नाउ, देन वी विल गो फॉर एडवांस फॉर्म. तो वहाँ पे आपको फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी. So you should be vigilant and you should be paying heed to these online lectures and you should understand that what these are and how uh, these methods are working, their principles, their like आज जैसे हमने पढ़ा mobility control क्या होता है या mobility ratio क्या होता है. So you need to understand that, you need to have concept of that. जितनी भी efficiencies हैं, sweep efficiency क्या होती है, displacement efficiency क्या होती है, ये जितने भी basic terms हैं यार को वो सारे आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गो फॉर अदर मेथड्स इन डिटेल. तो आपने अभी इंशाल्लाह फिर कल सुबह को हमारी क्लास है 8:30 से लेके 10:30 तक. सो वी विल कंटिन्यू इन दैट क्लास एंड यहीं से कंटिन्यू करेंगे उसको. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ यू हैव एनी query regarding these topics, you can just text in the chat box if you are hesitant in asking. So you can also chat that, write that in chat box, and I will try to answer that question. और बेटा एक दूसरे को रिमूव नहीं किया करें. वो बेचारा 25 बार बार आ रहा है और जा रहा है, कह रहा है सर मुझे लोग रिमूव कर रहे हैं. तो आप काइंडली किसी को रिमूव ना किया करें. और आप यहाँ पे ग्रुप पे जो अटेंडेंस है आपकी वही अटेंडेंस होगी कि आपने यहाँ पे अगर अटेंडेंस अपनी लिखी है तो आपकी वही अटेंडेंस कंसिडर होगी, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर्ड एब्सेंट. सो काइंडली राइट योर रोल नंबर्स एंड डोंट रिपीट रोल नंबर्स. एक बार लिख लिया तो ठीक है. Someone is asking what is the difference between EB and ED.
इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने ये डिफरेंशिएशन पढ़ी थी कि डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी होती है। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी क्या है कि कोई भी ऐसी फ्लूइड आप जब उसको किसी भी वेल में इंजेक्ट कर रहे हो तो जो रिजर्वायर में ऑलरेडी फ्लूइड मौजूद है वो फ्लूइड उससे कांटेक्ट करेगी और उसको पुश करेगी निकलने में ना। तो जैसे ही वो पुश करती है तो वो डिस्प्लेस करती है आपके हाइड्रोकार्बन फ्लूइड को। तो ये जो आप फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हो जिस इतनी इसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी डिस्प्लेसिंग की उतनी ज्यादा आपकी रिकवरी होगी। सो दैट्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। अब इसमें दो कैटेगरीज आगे आती हैं, एक होती है माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी और दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। एक तो आप वर्टिकली, जैसे मैंने आपको ये फिगर शो की थी, यहाँ पे ये जो फिगर है, अब आप इसमें अगर पॉलीमर फ्लडिंग में देखें तो ये आपके एरियल और वर्टिकल दोनों साइड्स पे आपके फ्लूइड को पुश कर रही है, मतलब पूरी एरिया को एक साथ पुश कर रही है। सो दैट्स बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। आप अगर उसको उस नजरिए से देख रहे हो कि आपकी पूरी एरिया स्वीप हो रही है, आप ये नहीं फोकस कर रहे कि कौन से पर्टिकुलर जोन पे ज्यादा हो रही है, कौन से पर्टिकुलर जोन पे कम हो रही है, ओवरऑल आप देख रहे हो कि एफिशिएंसी आपकी स्वाइप हो रही है, आप डिस्प्लेसिंग फ्लूइड डिस्प्लेस कर रही है। सो दैट्स बेसिकली आप योर मैक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी या वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। जब माइक्रो लेवल पे जाते हैं, जब आप 4 जोन्स उठाते हो इसी में से और आप चेक करना चाह रहे हो कि किस जोन में ज्यादा ऑयल डिस्प्लेस हुआ है, तो या कौन सा मैकेनिज्म वहां पे उस माइक्रो लेवल पोर्स पे इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो एफिशिएंसी आ रही है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एफिशिएंसी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है कि आपकी ओवरऑल जो रिजर्वायर की एफिशिएंसी है वो कितनी है, मतलब आपने जो फ्लूइड इंजेक्ट की उसने कितना अमाउंट आगे डिस्प्लेस किया। आई होप यू गॉट द आंसर। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। चलो बेटा, so see you in the next class then, morning tomorrow. So आपकी यही अटेंडेंस होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।